दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मैथ्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है गणित शिक्षक के प्रमुख उद्देश्य एवं से प्राप्त उद्देश्य। ठीक है, तो 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके वीडियो जिसने नहीं देखे वो देख लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस पे। ठीक है, जिससे कि आइडिया मिल जाएगा कि इस बार कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, उद्देश्यों का क्षेत्र होता है। ऑप्शन है व्यापक, सीमित, संकुचित या फिर इनमें से कोई नहीं। उद्देश्यों का क्षेत्र बताइए, तो कैसा क्षेत्र होता है? व्यापक क्षेत्र होता है। ठीक है, हाँ, कैसा क्षेत्र होता है? व्यापक क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्त उद्देश्य का क्षेत्र होता है व्यापक, असीमित, संकुचित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा संकुचित। ठीक है, तो दोनों उद्देश्यों का आप लोग ध्यान रखिएगा। उद्देश्य अगर डायरेक्ट पूछता है तो व्यापक होगा, और प्राप्य उद्देश्य पूछता है तो कैसा हो जाएगा? संकुचित होगा। फिर इसके बाद है, प्राप्य उद्देश्यों की जिम्मेदारी प्राय किसकी होती है? शिक्षक की, समाज की, विद्यालय की या फिर संपूर्ण राष्ट्र की? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, और इस पे दिया गया है शिक्षक की। ठीक है, नेक्स्ट है, जिसका प्रयोग प्रमुखतः मनोविज्ञान में होता है। ऑप्शन दिया गया है उद्देश्य का, प्राप्य उद्देश्य का या फिर दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, सोचिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है बी ऑप्शंस। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उद्देश्यों के सूत्र हैं। कौन कौन से सूत्र हैं बताइए? ऑप्शन दिया गया समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, संपूर्ण शिक्षा शास्त्र या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, प्राप्य उद्देश्य से संबंधित नहीं है। ये निश्चित तथा स्पष्ट होते हैं। इनकी अवधि अल्पकालीन होती है या फिर ये स्पष्ट या अनिश्चित होते हैं या फिर इनकी अवधि तत्कालीन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, ये अस्पष्ट तथा अनिश्चित होते हैं। क्या प्राप्य उद्देश्य जो हैं ये अस्पष्ट तथा अनिश्चित होते हैं? तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। और फिर इसके बाद क्वेश्चन है, उद्देश्य से संबंधित नहीं है। ये निश्चित तथा स्पष्ट होते हैं। इनकी अवधि दीर्घकालीन होती है या फिर ये अस्पष्ट होते हैं या फिर इनका संबंध शिक्षा से होता है। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, ये निश्चित तथा स्पष्ट होते हैं। नेक्स्ट है, ज्ञानात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है ब्लूम ने, करथवाल ने या फिर सिम्पसन ने या फिर इनमें से कोई नहीं। ज्ञानात्मक पक्ष के प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, ब्लूम ने किया है। नेक्स्ट है, भावात्मक पक्ष के प्राप्य उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन दिया गया ब्लूम ने, करथवाल ने या फिर सिम्पसन ने या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका आंसर हो जाएगा करथवाल ने किया है। और फिर क्रियात्मक पक्ष के प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है? इसका ऑप्शन दिया गया ब्लूम ने, करथवाल ने या फिर सिम्पसन ने या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सिम्पसन ने। ठीक है, अब ये देखिए, ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन से आ सकता है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष या फिर क्रियात्मक पक्ष। तो तीनों के आंसर आप लोग के पास है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और इस पे दिया गया निम्न पद भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया आग्रहण, ज्ञान, अनुक्रिया या फिर चरित्र निर्माण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, ज्ञान। नेक्स्ट है, निम्न पद ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। ज्ञान, बोध, विश्लेषण या फिर समायोजन। तो इसमें से देखिए, ज्ञान भी है, बोध भी है और क्या है, विश्लेषण भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, समायोजन नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन दिया गया है रॉबर्ट मैगर को, ब्लूम को, करथवाल को या फिर सिम्पसन को। ज्ञानात्मक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का श्रेय है। क्वेश्चन नंबर 13 और इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट मैगर को जाता है। ठीक है, फिर है उद्देश्यों का वर्गीकरण किस रूप में होता है? तो आंसर ऑप्शन दिया गया है श्रृंखलाबद्ध, क्रमबद्ध, सूचीबद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से क्रमबद्ध। फिर है RCEM प्रणाली द्वारा सभी उद्देश्यों को कितनी मानसिक क्रियाओं में प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन दिया गया 15, 16, 17 या फिर 18। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 17। ठीक है, तो RCEM जो प्रणाली द्वारा सभी उद्देश्यों को 17 मानसिक क्रियाओं में प्रस्तुत किया गया है। और उद्देश्य किसके योग से बना है? ऑप्शन दिया गया उत के या फिर दिशा के या फिर दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन दोनों से हो जाएगा, उत से भी और दिशा से भी। और उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ है, ऑप्शन दिया गया उच्च दिशा दिखाना, ऊपर की ओर, नीचे की ओर या फिर निम्न दिशा दिखाना। उद्देश्य का शाब्दिक अर्थ, तो इसका आंसर ए हो जाएगा उच्च दिशा दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और इस पे दिया गया क्रियात्मक प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण सिम्पसन ने कब किया था? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईयर वाले हैं ये, और इसका आंसर हो जाएगा 1969 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी ने ज्ञानात्मक पक्षों में 6 वर्गों के स्थान पर कितने वर्गों को ही प्रस्तुत किया है? ऑप्शन दिए गए 4, 2, 6 या फिर 3। एनसीईआरटी के ज्ञानात्मक पक्षों में 6 वर्गों के स्थान पर कितने वर्गों को ही प्रस्तुत किया गया है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, आंसर है 4। नेक्स्ट है अदा के अंतर्गत बालक को अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का निर्धारण किया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? RLOs या फिर EBOs या फिर प्रक्रिया या फिर प्रदा। क्वेश्चन नंबर 20, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से EBOS। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदा में बालकों के वास्तविक व्यवहारगत परिवर्तन से निहित होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया EBOs या फिर EBO या फिर RLOs या फिर प्रक्रिया। प्रदा में बालकों के वास्तविक व्यवहारगत परिवर्तन निहित होते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा C RLOs। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ज्ञानात्मक पक्ष के प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण डॉक्टर ब्लूम ने कब किया था? तो 1964 ऑप्शन दिया गया है, 1969 है, 1954 है और 1960 है। ठीक है, इसका मैंने करवाया भी है अभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 22 और इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1954। नेक्स्ट है भावात्मक उद्देश्य में वे उद्देश्य होते हैं जो संबंधित होते हैं। ऑप्शन दिया गया है ज्ञान से, क्रियात्मक उद्देश्य या फिर मूल्यांकन से या फिर प्रशंसा से। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, प्रशंसा से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 और इस पे दिया गया है भावात्मक पक्ष के प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण करथवाल ने कब किया था? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ईयर वाले भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कब ये इन्होंने करा था, कब इन्होंने करा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से 1964 में किया था। और फिर लास्ट क्वेश्चन है मेगर ने अपनी वर्गीकरण में किसको अधिक महत्व दिया है? ऑप्शन दिया गया प्रक्रिया को, उत्पादन को या फिर प्रणाली को या फिर इनमें से कोई नहीं। मेगर ने अपनी वर्गीकरण में किसको अधिक महत्व दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर 3 और इस पर हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस करे हैं। और एक बार आप लोग और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन, देखिए अप्रॉक्स काफ़ी सारे ये मान के चलिए क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे, मिलते जुलते भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं या फिर डिटो भी पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।